स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव और एलोपैथी यानी आईएमए के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर सारे देश में इन दोनों चर्चा है। बाबा रामदेव ने कुछ बयान दिए हैं जिनको आईएमए ने बहुत अधिक आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि ये जो कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने देश में कोविड का सामना किया है उनका अपमान है। और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी उस पर आपत्ति जाहिर की। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी कायम है कि आखिर एक योग गुरु, एक जो कि बहुत आयुर्वेद में दीक्षांत भी नहीं है, दीक्षित भी नहीं है उस तरह से जिसको औपचारिकता कहते हैं, उनके एक बयान पर आखिर आईएमए को या पूरे मेडिकल साइंस को इतना डर क्यों लग रहा है लोगों के मन में, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस डर को बाबा रामदेव ने इस 25 क्वेश्चन पूछकर और बढ़ा दिया है कि आखिर जो हमारे जो उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आयुर्वेद में इनका इलाज है, लेकिन आपके पास इनका क्या इलाज है। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी सवाल की इसकी जो शंका है, शंका की जड़ कहाँ है, क्यों इतना विवाद खड़ा हुआ। मैं आपको परिचय कराता हूँ। हमारे साथ एलोपैथी और आयुर्वेद के बड़े जानकार पूरे देश से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सर्वेश जोशी जी, जो कि राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इसके पहले आईएमए बोर्ड ऑफ जो हॉस्पिटल है उसके आप सचिव भी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव वासुदेवन जी, जो कि बेंगलोर से जुड़ रहे हैं। अब आयुर्वेद हॉस्पिटल चैन है एक, उसके एमडी और सीईओ हैं और आयुर्वेद के बड़े हस्ताक्षर हैं देश में। हमारे साथ में डॉक्टर कमलेश जैन, प्रोफेसर कमलेश जैन एनआईए के जो एनआईए है उसमें आचार्य थे, आयुर्वेद के आचार्य थे और बहरहाल प्रो वाइस चांसलर है महिला ज्योतिपीठ विश्वविद्यालय है जो जयपुर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी कार्डिक सर्जन हैं और एसएमएस में आप कार्डिक सर्जन है। उसके अलावा आप जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसमें आप हैप्पीनेस और योग भी पढ़ाते हैं। तो एक तरह से आप एक ब्रिज के रूप में है कि एलोपैथी और योग के एक तरह से आप ब्रिज के रूप में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएन थरेजा जी, जो कि अलवर से जुड़ रहे हैं और आप आईएमए राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं थरेजा जी आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले सूचना मुझे आपसे ही मिली थी कि आईएमए को बहुत आपत्तिजनक कुछ बयान लगे हैं। आपका जो सब एक प्रेस रिलीज आपकी तरफ से आई थी, पहले मैसेज आया था, प्रेस रिलीज भी आई थी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है, एक छोटे से कहें या बड़े से कहें तो हालांकि आपत्तिजनक हो जाएगा, लेकिन एक योग गुरु के बयान से आपको इतनी क्यों आपत्ति है। हजारों लोग बयान देते हैं, आप लोग भी बयान देते हैं कि बाबा हैं, इनका बाबा का क्या कुछ भी बोल देंगे, तो ये बाबा के कुछ भी बोल देंगे तो फिर इतनी आपत्ति क्यों। सर कोई भी आदमी, चाहे इतना बड़ा आदमी अगर होके किसी पैथी को अगर गाली देता है तो ये टॉलरेबल नहीं है। और इस पैथी से जितना देश को फायदा हुआ है शायद और पैथी से नहीं हुआ। अभी कोरोना जब हुआ तो सारे पेशेंट्स अगर देखे जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट कोरोना में एलोपैथिक के पास आए। चाहे एलोपैथिक में अभी स्पेसिफिक कोई कोरोना की मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके मैक्सिमम लोग को बचाया गया है। इवन हमारे खुद के 1000 डॉक्टर इसमें एक्सपायर हो गए हैं अभी दोबारा, और राजस्थान से करीबन 60 डॉक्टर कोरोना से एक्सपायर हो गए हैं लड़ते लड़ते। इसके अलावा हमारा और भी पैरामेडिकल भी एक्सपायर हुए। उन सबको अपन श्रद्धांजलि दें, ना कि उनको गाली दें इस तरह। ये मेरे ख्याल से अच्छे शब्द नहीं है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आपने हजारों लाखों मरीज को बचाया है और इस क्रम में अगर कुछ लोग मृत्यु का शिकार हो गए तो इसको मानने में दिक्कत कहाँ है। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जो ना कुछ लोगों की मौत हुई है। अगर आप कुछ को बचा पाए तो कुछ को नहीं बचा पाए, इसको मानने में दिक्कत कहाँ है आपको। नहीं, कुछ को बचा पाए और मैक्सिमम अपन लोग लाइफ सेविंग करी। अगर जैसे ये बाबा जी है तो जो है ना, अगर आप सफलता का श्रेय ले रहे हैं तो असफलता का श्रेय भी लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा है, मौत तो बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसी कंडीशन में पेशेंट आए हैं जिनके कोई चांसेस नहीं है। 30% ऑक्सीजन। अरे सर ये सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है कि बाबा ने ऐसा बोल दिया। ये हकीकत है कि जो मौत हुई है। बाबा जी को एक दिन कोविड वार्ड के अंदर कर दिया जाए और इनको क्या यहाँ काम करो, तो बाबा जी 2 मिनट में ही भाग लेंगे, अपनी लंगोटिया लेके भाग लेंगे। हो सकता है जैसे सलवार गुलाबी रंग की पहनी थी वही सलवार गुलाबी रंग की पहन के अभी फिर भाग लेंगे। सर अगर आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाबा क्यों नहीं कर सकते, आप बताइए ना। आप बोल रहे हैं कि वो भाग लेंगे, आप कह रहे हैं मैदान छोड़ देंगे, आप कह रहे हैं कि वो जो ना लंगोटे पहन के भागे थे। सारी दुनिया, सर डॉक्टर को आलोचना पहली बार तो हुई नहीं है।
सभी लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में, एलोपैथी में दवाइयां देने के अलावा क्या है, दवाइयां देते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, दवाई खाइए, उसके साथ बराती भी आते हैं, ये सब बोलते हैं, सब आप लोग भी बोलते हैं कि दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसके बिना चलता है, वर्कशॉप लॉ चलता है, एनीथिंग बिलो द सन एंड अबाउट द अर्थ कैन काज द रिएक्शन। चाहे गुलाब की, तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो यही बात बाबा रामदेव ने बोल दी, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? मैं समझ में नहीं आ रहा, बाबा रामदेव से दिक्कत है या आपको बाबा रामदेव से दिक्कत है या उनके बयान से दिक्कत है? आयुर्वेदिक दवाई से भी साइड इफेक्ट होते हैं, ये इस दुनिया में ऐसी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको बाबा रामदेव से दिक्कत है या उनके बयान से दिक्कत है? बयान तो एक कॉमन है, बहुत कॉमन बयान है। बाबू मुझे ठीक है, बाबा अपना सामान बेचें और करें, लेकिन उनके तो आपको बाबा रामदेव से दिक्कत है। मैं डॉक्टर राजीव वासुदेवन जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक अहमद थरेजा जी की बात से, जो कि राजस्थान आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, और इनकी तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी, उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट की प्रेस रिलीज जारी हुई। इनको ज्यादा दिक्कत बाबा रामदेव से है, उनको दिक्कत बयान से उतनी नहीं लग रही मुझे। आपका क्या कहना है, क्यों दिक्कत है इतनी? आखिर आपको कैसे देखते हैं रामदेव के बयान को? मैं पहला ये कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो सारी आयुर्वेदा सेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि इट इज नॉट फेयर टू टेक बाबा रामदेव ने कुछ कह दिया तो पूरा आयुर्वेदा सेक्टर का राय वही है, ऐसा बात नहीं है। पहली बात यह है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं जो डॉक्टर तरेजा ने बताया। जो लोग लड़ रहे हैं इस बीमारी को, उनको बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश, कोई डाउट ही नहीं उसमें, राइट। जब तक हम वार्ड में जाए, देखें कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इस डिजीज में, उसको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए और बिल्कुल किसी को हम नाआदर नहीं करना चाहिए, राइट। तो जो बोला है, जिस तरीके से बोला, उसमें इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो बाबा रामदेव ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज, यानी जो माइल्ड और मॉडरेट केस होते हैं, उसमें आयुर्वेदिक योग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बचा सकते हैं। थर्ड स्टेज जो गंभीर हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, वहां पर आपका अनुभव, आपकी पैथी ज्यादा कारगर है। क्या आप सहमत हैं इससे? मैं ये कहना चाहता हूं सर, हर पैथी का अपना रोल है और होना भी चाहिए। आयुर्वेद हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डालता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है, ना कि क्रिटिकल केयर को देखता है। जहां भी रोग क्रिटिकल है, और हमें रामदेव जी से आपत्ति नहीं है, रामदेव जी के बयान से आपत्ति है। मैं थरेजा साहब की बात को यहाँ पर पुरजोर रूप से रखना चाहता हूँ। रामदेव जी ने ये कहा कि डॉक्टरों के कारण, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, रामदेव जी ने ये कहा कि जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं ना, उससे ज्यादा लोग डॉक्टरों के कारण, दवाइयों के कारण मरे हैं। रामदेव जी यहाँ पर एक योगी या किसी पैथी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ ढोंग रच रहे हैं। मैं उनका पुरजोर विरोध करना चाहता हूं, और ऐसे आदमी की भर्त्सना होनी चाहिए। उन्होंने एलोपैथी, जिसने करोड़ों लोगों को बचाया है, और क्रिटिकल केयर में जिसका एकमात्र रोल एलोपैथी का है। मैं सर आपको बताना चाहता हूं, 1947 में भी आयुर्वेद तो यही था, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 30 साल थी। आज एलोपैथी के कारण भारत का आदमी 70 साल तक जीता है। हमारी जो कॉमन, जो जिसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया, वो 70 साल है। एलोपैथी ने 40 वर्ष जीवन दान दिया है हर व्यक्ति को। एलोपैथी ज्यादा प्रमाणिक है। एलोपैथी क्रिटिकल केयर में एकमात्र एलोपैथी है जो क्रिटिकल केयर में काम करती है। ये तो सर आप प्रमाणित है, खुद प्रमाणित बात है कि एलोपैथी का क्या कद है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन बात यहाँ कोविड के इलाज की हो रही है। हमारे पास डॉक्टर कमलेश शर्मा है। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव ने कुछ अनुचित कहा है क्या उनके बयान में कुछ ऐसी बातें हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं? क्या? देखिए स्वतंत्र जी, जो गलत है वो गलत है। वो चाहे बाबा कहे, चाहे मामा कहे, चाहे चाचा कहे, कोई भी अगर गलत बात कहता है तो गलत है। पर एक बार विरोध करने वालों को अपना चेहरा आईने में देख लेना चाहिए। जब आईएमए अपनी लेटर हेड पर आयुर्वेद जैसी वर्षों से स्थापित एक पैथी के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये क्वैकरी है, ये अनसाइंटिफिक है, ये तो ऐसी बातें जब वो किसी एक पैथी के लिए कहते हैं तो ये उचित नहीं है। आज जब उनकी कोहनी में चोट लगी है तो उनको आपत्ति हो रही है। मेरा ये कहना है कि हर पैथी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है। जो डॉक्टर राजीव ने कहा, एक स्टेज लेवल तक आयुर्वेद का अच्छा कारगर है, और ये खुद भी मान रहे कि 80% को इसकी जरूरत नहीं थी। तो जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? जो क्रिटिकल में जा रहे हैं, नो डाउट इसमें दोहराए नहीं है, और उसका उन्होंने समाधान किया, इसलिए निश्चित रूप से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए।
लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट तक के लेवल तक जो अदर देन एलोपैथी जो पैथीज हैं, उन पैथीज का आप उसको मौका तो दो। थरेजा साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि हमें करने तो दिया होता। पिछले 1.5 साल से आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा को डायरेक्ट कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने का मौका ही नहीं दिया, तो हमें मौका भी नहीं देंगे, हमें मैदान में उतरने भी नहीं देंगे, और फिर हमसे अपेक्षा करेंगे, ये कहना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, परंतु जब खुद पर बीतती है तब आपत्ति हो तो कम से कम हम स्वयं भी ये इस बार का जरा संयम रखें कि एक समानांतर जो पैथी चल रही है जिसकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको हम स्वीकार करें। अभी डॉक्टर जोशी ने कहा कि 47 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल थी, मैं कहता हूँ 200 साल पहले 120 साल थी, क्यों 30 साल हुई है एलोपैथी के आने के बाद? तो जब अंग्रेजों के आने के बाद आयुर्वेद को सप्रेस किया गया तब हम 30 साल पर आ गए, वरना तो जीवन में शरद शतम 120 साल तक एक्सपेक्टेंसी 200 साल पहले तक थी हमारे यहाँ। तो इस चीज को भी हमें रेखांकित करना चाहिए। और फिर एक चीज हो रही है कि आज थर्मामीटर ये एलोपैथी नहीं है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर ये एलोपैथी नहीं है, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट एलोपैथी नहीं है, ये साइंस की इन्वेंशन है। इनका उपयोग करना जो भी जानता है वो इनका उपयोग कर सकता है। क्रिटिकल केयर में जो डिवाइसेस साइंस ने डेवलप किए हैं, एलोपैथी वालों को सीखने समझने काम करने का ज्यादा मौका मिला, दूसरी पैथी वालों को ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए उस विषय में इतने दक्ष नहीं है। तो जो जान सकते हैं जानते उसका उपयोग करके मानवता में इसका उपयोग करते हैं, तो उसमें दो राय होना नहीं चाहिए। मौका मिला नहीं, मौका लिया नहीं आपने, मौका दिया नहीं हमें, मौका कह रहा हूँ कोविड का ट्रीटमेंट करते तो आज ये प्रोटोकॉल में अगर मौका दिया होता है। कोविड वार्ड है क्या? एनआईए में कोविड वार्ड है क्या? 15 महीने की एप्लीकेशन के बाद अब जाकर कोविड केयर सेंटर डेवलप हुआ है। 15 महीने बाद हमको परमिशन मिली है कि आप कोविड केयर शुरू करें। तो आप ये देखें ना, हमें मौका भी नहीं देंगे करने का और फिर हमसे बराबरी की अपेक्षा भी करेंगे, ये उचित नहीं है। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ पे एनेस्थीसिया वाला होता है, एलोपैथिक होता है, वहाँ पे जो है ना जो मशीनें होती हैं वो हाईली एलोपैथिक होती हैं। आप काफी कुछ एलोपैथी का उपचार करते हैं, तो मिक्सोपैथी करते हैं आप, तो आपका आयुर्वेदिक कहाँ है वहाँ पे? नहीं बिल्कुल इसको मैक्सोपैथी मत कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक सर्जन अभी मोहित जी बैठे हैं यहाँ, ये कार्डिक सर्जन है, इनके एनेस्थीसिया कौन देगा? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सर्जन एनेस्थीसिया देगा क्या? एनेस्थीसिया अपने आप एक स्पेशल विधा है, उसका जानकारी देगा। डॉक्टर मोहित, क्या आप सहमत हैं कि जो 2 स्टेजें शुरू की उसमें एलोपैथी उतनी कारगर नहीं है, बजाय योग और आयुर्वेद ज्यादा कारगर होंगे? और एक आप सहमत हैं कि जो है ना विज्ञान है आपकी, जो है ना जो बीपी मीजर है या फिर जो है ना आपका ऑक्सीमीटर है या फिर एनेस्थीसिया, ये सब साइंस है, इसका एलोपैथी से कोई संबंध नहीं है? देखो, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि योग शब्द बना है युज धातु। युज संस्कृत का एक वर्ड है जिसका अर्थ है जोड़ना। और कमाल बात ये कि जिस चीज पे हम बहस कर रहे हैं, हर पैथी का मकसद एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथ हो, मतलब इस मतांतर में तो हम कहीं नहीं है कि है ना सर्वे। सवाल नहीं है सर, सवाल तो बयान पे है, बाबा जी के बयान पे है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज से आगाह करूंगा। मॉडर्न साइंस में प्रिवेंशन के 5 टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमोर्डियल, दूसरा प्राइमरी, तीसरा सेकेंडरी, चौथा टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन का अर्थ होता है पहले रिस्क फैक्टर को कम करना, और अगर रिस्क फैक्टर हैं और अगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं, तब तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स करते रहते हैं। नाउ द सेकेंडरी प्रिवेंशन, इस चीज को गौर से समझना जरूरी है ताकि हम सारी पैथी को एनालाइज कर सकें। सेकेंडरी प्रिवेंशन का अर्थ होता है कि अब आपका डायग्नोसिस हो गया है लेबोरेटरी में, अब आप यहाँ पर डायग्नोसिस के लेवल पर आ गए, आपको डिजीज कहीं ना कहीं अब शरीर में शुरू होने वाली है। देन टर्शरी प्रिवेंशन, अब अगर आप भर्ती नहीं हुए और आपने दवा नहीं लिया और इग्नोरेंस के लेवल पर आए तो आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको ये जाने क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए जैसे आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, हर पैथी को जगह दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई पैथी को उन्होंने इग्नोर किया है या किसी को जगह नहीं दिया है। जैसे मैं यहाँ एक ऐड करता हूँ छोटी सी चीज, अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे, अब मैं उसको बोलूं तू प्राणायाम कर, तो ये मेरी बेवकूफी है। लेकिन अगर एक पेशेंट जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर है, जो भी लंग्स जिसके काम कर रहे हैं, मैं उसको बोलूं प्राणायाम कर, तो ये वाजिब बात है। तो यहाँ पर हम सबको बैठ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः पर ही काम करना पड़ेगा, वनिस्पत इसके लड़ने के कि भाई हम ये कहें मेरी पैथी ज्यादा है, मेरी पैथी बढ़िया। सवाल सर ये है, सवाल अब जो डिबेट अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसमें ये सवाल हो गया है कि कहाँ पर एलोपैथी कारगर है, कहाँ आयुर्वेद कारगर है। डॉक्टर बाबा रामदेव ने सवाल पूछे हैं, 25 सवाल पूछे हैं कि आपकी एलोपैथी के पास इनका क्या हल है, और इसका ये भी पूछा है आप लोग खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो आप ये मानने को तैयार हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, उपयोगिता हर साइंस का है, फर्स्ट स्टेज में भी है और लास्ट स्टेज में भी है। और मॉडर्न साइंस को मॉडर्न कहते ही इसीलिए क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड है, और ये रिसर्च बेस्ड होने के साथ साथ सारा अच्छा, आपका कहना है रिसर्च बेस्ड नहीं आयुर्वेदिक? नहीं नहीं, आयुर्वेदा तो 10,000 साल पुराना साइंस है। आप तो मॉडर्न नहीं है ना, मॉडर्न तो है नहीं वो, मॉडर्न तो है नहीं वो। आदिशंकरा को अगर आपने मॉडर्न पढ़ा तो नहीं है ना, मॉडर्न कहाँ है सर, वो मॉडर्न तो नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आयुर्वेदा इज ऑल्सो मॉडर्न। आप देखो सबसे मॉडर्न। चलिए फिलहाल ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि बाबा रामदेव ने सवाल पूछे हैं, उनका क्या जवाब है और उन पे क्या लोग सोचते हैं, आयुर्वेद के लोग भी, एलोपैथी के लोग भी। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116262340 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि बाबा रामदेव ने सिर्फ बयान ही नहीं पूछे, उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आयुर्वेद के पास इनका कोई इलाज है क्या, जैसे उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, लिवर, थायराइड, ब्लॉकेज, बाईपास, माइग्रेन, पायरिया, अनिद्रा, स्ट्रेस, ड्रग एडिक्शन, गुस्सा, इवन कोविड का है ही, कोविड की जो ना इलाज कितना सक्सेसफुल हो रहा है, कोई दवा है कि? आप क्या कहेंगे मोदी जी, क्या इनका इलाज है क्या आपके पास? देखो, सबसे बड़ी जो कॉमन बीमारी है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दो बीमारी को क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जितने क्वेश्चंस में एग्जांपल दिए गए हैं वो ज्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के दिए हैं, जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, लिवर डिजीज या सिस्टमेटिक, ठीक है, हाँ, है ना। अब आता है उपचार। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि मनुष्य की प्राथमिकता हमेशा से 3 रही है, हमेशा अमर रहूं, बीमार कभी नहीं रहूं और जवान बना रहूं। लेकिन ये तीनों चीजें किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी बीमारी को जोड़ लीजिए या घटा लीजिए। बीमारी बुढ़ापा। आप जवाब दीजिए कि आपके पास क्या ब्लड प्रेशर का इलाज है, नंबर 1, क्या डायबिटीज का इलाज है क्या? एलोपैथी में ब्लड प्रेशर का इलाज है। और अगर मान लो कोई व्यक्ति को सीपीए हो गया ब्लड प्रेशर से, सपोज सेरिब्रल अटैक हो गया ब्लड प्रेशर से, और अगर मैं कोई खाली आयुर्वेद को ही लेता रहूंगा और उसमें ये गौर नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है। स्वतंत्र जी, ये डिबेट ना पूरा, स्वतंत्र जी ये डिबेट पूरा रामदेव जी ने इसको अलग पैमाने पे लेके गए। डिबेट यही नहीं है, क्योंकि हर डिजीज में एज ही टोल्ड, अगर जब डॉक्टर सर्वेश बोलते हैं कि 1947 का डेटा, वो दैट इज नॉट द राइट कंपैरिजन। So I think we have to treat every system with respect. टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल तक एलोपैथी में हर चीज का इलाज है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, दवा तो नहीं खानी है। तो मैं डॉक्टर मोहित का एक बात में मैं लूंगा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अभी एक अहम बात है, प्राइमरी प्रिवेंशन इज एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट कोविड का ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी प्रिवेंशन जब शुरू हुआ है रोग, उसको फुल कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से रोके, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन आयुर्वेदा कैन प्ले बहुत अच्छा रोल उसमें प्ले कर सकता है। अगर इमरजेंसी में जाता है तो मॉडर्न मेडिसिन रोल करेगा। और जो टर्शियरी प्रिवेंशन डॉक्टर मोहित ने जो बताया था कि कोविड रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये भी बहुत अहम बात है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर बाबा रामदेव ने बताया कि मैं 20 चीज में मैं ट्रीटमेंट करता हूं, एलोपैथी से पूछा, मैं इतना ही कहूंगा कि वो भी हमसे 20 चीज पूछ सकते हैं। तो ये चक्कर कभी रुकेगा नहीं, ये मारामारी। तो उससे बेहतर यह है कि देखो, हर आदमी को स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर रहते हुए साथ में कैसे काम करे, वो बात करना है। नहीं सवाल बाबा रामदेव का कष्ट ये नहीं है। बाबा रामदेव का कष्ट ये है कि उनकी पैथी को कोई सम्मान नहीं, उनको कहा जाता है कि साइंटिफिक नहीं है, बाबा है, ये तो कोई जो ना इसमें विज्ञान तो है नहीं, ये तो सिर्फ तीर है, तुक्का लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। पर मैं आपसे एक चीज बताऊं, कोरोनिल के ऊपर, कोरोनिल के बल पर, कोरोनिल एक चीज के बल पर पूरा आयुर्वेदा, तो कोरोनिल सिर्फ नहीं हुआ ना, आयुर्वेदा इज मच मोर देन कोरोनिल। नो डाउट कोरोनिल के विवाद पे उनका एविडेंस बेस्ड है, आयुर्वेदा उसमें। कमलेश जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव का कष्ट है कि उनकी उपेक्षा होती है उनकी पैथी की, यही कष्ट है क्या उनका? नहीं, उनका कष्ट हो सकता है, ये तो वो बताएं, लेकिन जो मुद्दे की बात इतनी सी है कि उन्होंने जो कोई शब्द कहे तो उस शब्द को इन्होंने गंभीरता से लिया। मुझे लगता है कि इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया होगा। स्पष्टीकरण से ही संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं अलग बात है। मुद्दा यह रह जाता है ये
कि कोरोनिल हर स्टेज के लिए काम करने वाली दवा नहीं है, लेकिन कोरोनिल प्रभावी है, इसमें दो राय नहीं है कोई। किस स्टेज पर काम करेगी, एक ये परचूनी की दवा बिकने वाली दवा तो है नहीं। चिकित्सक के विवेक पर तय करेगा कि किस स्तर पर बीमारी के किस लक्षणों में कौन कौन सी दवा काम करेगी। आयुर्वेदिक क्लास में 50 दवाएं हैं, लेकिन हर दवा एक दूसरे का विकल्प नहीं है, वो स्टेज वाइज है। कहाँ सर संकट यही है कि कोरोनिल पर कोई एलोपैथी वाला मोहर लगाने को तैयार नहीं है। संकट यही है। तो जैसे वो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हम आपकी पैथी पे मोहर नहीं लगाएंगे, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोरोनिल पे मोहर नहीं लगाएंगे। संकट यही है। अरे बाबा मोहर मत लगाओ ना, आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते हो, कोरोनिल अपना काम कर ही रही है। ये बात आयुर्वेद की है ही नहीं। हम आयुर्वेद का संपूर्ण सम्मान करते हैं। हम आयुर्वेद की कहीं भी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम उस दम भी बाबा की बुराई कर रहे हैं जिसने एक बिजनेसमैन का चोला पहनकर एलोपैथी को ललकारा है। सर आपका कहना है एलोपैथी में बिजनेस नहीं है? एलोपैथी बहुत अच्छी है। बिजनेस नहीं है उसमें? बिजनेस नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हर चीज में बिजनेस है। पर हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे। हम कोरोनिल बेच नहीं रहे हैं। हम मीडिया हम वार्तालाप के बीच में कोरोनिल का एड नहीं दिखा रहे। हम वार्तालाप के बीच में कोरोनिल का एड नहीं दिखा रहे। डॉक्टर सर्वेश, हर डॉक्टर के बगल में एक दुकान होती है मेडिसिन की, वहाँ पे वही दवाई मिलती है। स्वतंत्र जी, एक सिंपल पॉइंट है। मंदिर के पास में नारियल की दुकान होती है। हर मंदिर के पास में नारियल की दुकान होती है। सर ये कहीं नहीं होगा कि नारियल वहीं मिलेगा। ये तो दवाई वो लिखेंगे जो वहीं मिलेगी। नहीं, हम वो दवाई लिखते हैं जो यहाँ भी वहीं मिलेगी, बेंगलोर में भी वही मिलेगी, बेंगलोर में भी वही मिलेगी, और अमेरिका में भी वही मिलेगी। पैरासिटामोल अमेरिका में भी वही मिलेगी। ये तो फैक्ट है कि जितना बिजनेस लॉबी एलोपैथी की है, किसी की नहीं है। सर कोई भी पद्धति संपूर्ण नहीं है। चिकित्सा विज्ञान ही संपूर्ण नहीं है। आप ये बात मान लीजिए कि हाँ भाई ये हमारी सफलता है कि हमारे पास उन सबका इलाज है। हमारे पास उन सबका इलाज है। और हमने बाबा जी का भी 2 बार इलाज किया है। डॉक्टर थरेजा, हमने बाबा जी का भी 2 बार इलाज किया है। बाबा जी आज हैं वो हमारे कारण ही है। हमने बाबा जी का भी 2 बार इलाज किया है। डॉक्टर थरेजा, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले तो आप लोगों ने खुद कहा कि जो आयुर्वेद है वो अनसाइंटिफिक है, वो जो है ना वैज्ञानिक नहीं है। नंबर 1 सर मेरा सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात आपने कही कि जो मरीज है वो आपके पास आता है, ये उसकी चॉइस है, लेकिन अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको उसके परिजन सवाल तो पूछेंगे ना कि मृत्यु कैसे हुई, तो उसमें दिक्कत कहाँ है आपको? सर हमारे पास पोस्टमार्टम तक का भी है। वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द काज ऑफ द डेथ। और कोई भी अननेचुरल डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से जो डायग्नोसिस निकल के आता है दैट इज द फाइनल डायग्नोसिस। मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक में इस तरह का कोई पोस्टमार्टम का ऐसी जो स्वतंत्र जी। डॉक्टर कमलेश, मैं आपके पास आऊंगा सर। डॉक्टर कमलेश। हाँ जी। डॉक्टर थरेजा बोल रहे हैं कि आपके पास तो टेस्ट भी नहीं है, आप बताएंगे क्या कि कोरोना कैसे होता है, कोरोना हुआ कि नहीं, ये बता भी नहीं सकते आप। तो फिर भी बात, अब जब मैंने ये कहा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के मार्कर्स जब आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, सिद्धा ग्रेजुएट, होम्योपैथिक ग्रेजुएट्स को पढ़ाए जाते हैं तो ये बेसिक चीजें उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। किस लेवल पर क्या डायग्नोसिस हो रहा है, पैथोलॉजिकल मार्कर्स क्या आ रहे हैं और उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्या हैं, ये सारे अदर देन एलोपैथी फिजिशियन जानते हैं। ये हमने ये कहा कि केवल क्रिटिकल केयर में, जहाँ वहां भी सारे के सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं कर पाते क्रिटिकल केयर। अभी हमारी जो औपचारिक अनौपचारिक चर्चा चल रही थी उसमें भी बात ध्यान में आ रही थी कि एमबीबीएस के लेवल पर अभी क्रिटिकल केयर पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो वहां भी सारे के सारे डॉक्टर्स क्रिटिकल केयर को हैंडल नहीं कर सकते। तो हमारा भी यही कहना है कि जिस लेवल तक माइल्ड टू मॉडरेट हम कर सकते हैं, जो पैथोलॉजिकल मार्कर्स आज आम आदमी को पता है कि सिटी स्कोर कितना आ रहा है, तो एक सामान्य जिसने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ी है, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, सिद्धा ग्रेजुएट, होम्योपैथिक ग्रेजुएट को पता नहीं है ये सब बातें। तो डायग्नोस वाली बात जो आप डॉक्टर थरेजा साहब कह रहे हैं, ये बेसिक चीजें अदर देन एलोपैथी चिकित्सकों को भी पढ़ाई जाती है और उनको पता है। सवाल इतना सा क्रिटिकल केयर के इक्विपमेंट्स नहीं है, क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग हमारी नहीं है। तो माइल्ड टू मॉडरेट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक हम अच्छा काम हमारी पैथी के माध्यम से कर सकते हैं। और जिन्होंने रिकॉर्ड भले नहीं लिया वो किया है, अनऑफिशियली बहुत से रोगी आए भी हैं, ठीक भी हुए हैं। आपका स्वागत है उसके लिए सर। मैं डॉक्टर कमलेश, ऐसी पैथी किस काम की जहाँ जो है ना अगर मरीज गंभीर हो जाए तो उसको दूसरी जगह भागना पड़े, आपके पास इलाज ही नहीं है उसका? मैं क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राइमरी सेंटर पर इलाज नहीं हो रहा, उसको रेफरल सेंटर पर भेजना पड़ता है, तो पीएचडी को बंद कर दोगे क्या? आप लोग प्राइमरी सेंटर है क्या? यही कह रहा हूँ, आयुर्वेद प्राइमरी सेंटर है क्या?
क्यों सेकेंडरी तक भी कह रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं क्रिटिकल केयर की जहाँ व्यवस्था होगी वहां भेजना ही पड़ेगा उसे। सर वो तो कह रहा हूँ आपको आर में मतलब पीसीएच और में मतलब पीसीएच नहीं, क्यों इसमें एडवांस स्टेट में हमारे अपनी पैथी के हिसाब से जहां जहां जितना एडवांसमेंट है उतना हम काम करते हैं। कोरोना के संदर्भ में जहां एकदम ऐसी स्थिति बन गई और क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है, वहां वाइटल पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी प्राइमरी सेंटर पर रेफरेंस भी नहीं होगा, वहां हायर सेंटर पर भेजना ही पड़ेगा। डॉक्टर राजीव, आपके यहाँ कोविड वार्ड है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपके यहाँ कितने मरीज आए, कितने ठीक हुए? तो मैं पहली चीज ये कहूंगा, जैसे डॉक्टर या फिर 135 से नहीं, डॉक्टर कमलेश ने ठीक जिक्र किया कि 15 महीने तक आयुर्वेदा को कोविड ट्रीटमेंट के लिए इट वाज नॉट अलाउड, इट वाज नॉट परमिटेड। तो उस संदर्भ में ये बात करना अप्रोप्रिएट नहीं है कि आयुर्वेदा में कितने कोविड पेशेंट्स जब ये सोल्यूशन नहीं हुआ तभी वो हमारे पास आए उसमें। और एक सेकंड मैं कहूंगा, तो भी आपने तो लंबे समय से हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपके यहाँ तो कोविड पेशेंट्स आर नॉट, उसको अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के तहत कर्नाटका में सिर्फ 10 दिन पहले परमिटेड हुआ है कि माइल्ड मॉडरेट में ट्रीटमेंट हो, तो ये बिल्कुल चीज है। दूसरी बात क्या है कि जो शीशे के घरों में रहता है पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, जो भी है, राइट। तो सब लोग ये ध्यान में रखिए कि मैं वापस कह रहा हूं, ये जो डायलॉग जो है, जो पूरा जो चर्चा चल रहा है, सिर्फ हम अंतर बढ़ाने में चल रहा है। उसके बदले में हम समझ में दोनों सिस्टम्स के क्या है मूल्य सिद्धांत समझ के किस तरीके से समन्वय करके मेरा रोल क्या है। जो बाबा रामदेव ने किया, अंतर लाया, उसी अंतर को हम भेदभाव और बढ़ा रहे, उसके बदले में समझने की कोशिश करना चाहिए। मेरा ये आपसे राय है, जैसे डॉक्टर सर्वेश ने बताया, उनको आदर है आयुर्वेदा से, राइट। तो मैं कहूंगा कि अगर वो है, राइट, अगर वो है तो किस लिए है, किस तरीके से। मैं आपसे जीवन शैली को सुधारता है, आयुर्वेद व्यक्ति को रोग निवारण भी करता है, रोग निवारण भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवन शैली करता है, रोग निवारण करता है। एलोपैथी जीवन शैली बिगाड़ती है क्या? नहीं सर, एलोपैथी इलाज करती है, एलोपैथी के पास समाधान है, एलोपैथी के पास समाधान है रोग हो जाने के बाद। और रोगी आयुर्वेदा में भी है, आयुर्वेदा में भी है। एलोपैथी है जिसके पास सर्जरी है, एलोपैथी है जिसके पास पूरा सर्जरी विज्ञान है। सर, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता थे। नहीं दिया दुनिया का पहले चिकित्सक आयुर्वेद नहीं दिया। बिल्कुल साहब, उस वक्त था ही आयुर्वेद, हम इसीलिए उसका सम्मान करते हैं, हम सुश्रुत को और चरक की पूजा करते हैं। और हम हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे लिखते हैं आरएक्स। मैं शुरुआत करता हूं भगवान का नाम लेके। हमें हमारे संस्कार, हमारे प्राचीन पद्धतियों पर पूरी आस्था है, पर हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कोई दम्भी आदमी इस तरह का विवाद पैदा ना करे कि जनता को नुकसान हो। हमारा कहना मात्र। अंतिम सवाल टाटा सर्विस अंतिम सवाल। हाँ जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, सरकार ने परमिशन दे दी है कि कोविड मरीजों का इलाज अब आयुर्वेद हॉस्पिटल में होंगे। क्या ये सरकार ने मान लिया है कि एलोपैथी के पास क्षमता नहीं है उसकी इलाज करने की फर्स्ट और सेकंड लेवल पे? क्या सरकार ने मान लिया है क्या? नहीं, राज्य सरकार ने इनको भी मौका दिया और देना भी चाहिए। मैं इनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। ठीक सर, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि सरकारों ने अब कोविड के इलाज के लिए आयुर्वेद को भी अलाउ कर दिया है, उसको परमिशन दे दिया है। तो यही संकेत है कि कहीं ना कहीं एलोपैथी में जो कमियां थी उसको भरपाई की जा सके, और उम्मीद करना चाहिए कि इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोनों पैथियां अगर मिलकर कहीं काम कर सके तो ये सबसे अच्छा होगा देश के लिए भी और दोनों पैथियों के लिए भी। आप सभी लोग चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथ। नमस्कार। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज दो खबरें हैं और दोनों खबरें के नेचर जो हैं वो, एक खबर तरीके से खुश करने वाली है और दूसरी खबर थोड़ी चिंतित करने वाली है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण की दर घट रही है, वो मैं बता दूं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज 3,886 नए संक्रमित मामले आए, यानी ये बहुत कम है। और जो एक्टिव मरीज हैं उनकी भी संख्या 78,126 है मात्र। और जो रिकवर हुए हैं वो
13,192, ये 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। और जो मृत्यु हुई है आज राजस्थान में पिछले 24 घंटे में वो 107 है। और जयपुर में जो मामले आए हैं वो 779 नए संक्रमित मरीज आए। तो हम कह सकते हैं कि दर जो है वो नीचे आ रही है। और पूरे देश की बात करें तो 2,08,921 नए मरीज सामने आए हैं। और जो एक्टिव मरीजों की संख्या है पूरे देश में वो 24,95,591 है। ये सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है। जो ये एक्टिव मरीज जो है 37 लाख तक पहुंच रहे थे। और जो मृत्यु दर है, मृत्यु संख्या है, वो जरूर चिंतित कर रही है पूरे भारतवर्ष में, 4,157 बीते 24 घंटे में। और इस समय टोटल जो भारत में मृत्यु हो चुकी है कोरोना से वो आंकड़ा 3 लाख के पार है, 3,11,388। और जो दूसरी खबर है जो चिंतित करती है वो ये है कि वैक्सीनेशन को लेके जो ग्लोबल टेंडर राजस्थान सरकार ने, सरकारों को निकालना था, सरकार ने निकाला है, उसको लेकर कोई एक तरीके से कंपनी सामने नहीं आई। डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने आ रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और राज्य सरकार इससे चिंतित है। और ऐसा सुनने में आया है कि राज्य सरकार इसको लेकर, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि केंद्र जो है इसमें कुछ व्यवस्था करे और ग्लोबल टेंडर केंद्र ही निकाले। क्योंकि कई कंपनियों की अपनी पॉलिसी भी है कि वो सीधे राज्य से बात नहीं कर सकते, ऐसा भी है। जैसे फाइजर है, फाइजर सीधे किसी भी राज्य से बात नहीं करेगी। और एक खबर और है जो राजस्थान के संदर्भ में है, जो लगातार खबर राजस्थान पत्रिका करता रहा है कि पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए, जिनकी संख्या राजस्थान में 1900 थी, उसमें से 1500 तो आपके काम में ही नहीं आए। या तो वो खराब थे, या इंस्टॉल नहीं हुए, या तकनीशियन नहीं थे। तो आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को हम शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान को मिले 1900 वेंटिलेटर, 1500 तो काम ही नहीं आ पाए। आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने मरीजों को छोड़ा भगवान भरोसे। रखरखाव के लिए एक कंपनी ने दूसरे को किया सबलेट। 11 इंजीनियरों में से 5 ही कर रहे काम, उन्हें भी अनुभव नहीं। गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिहाज से वेंटिलेटर को जीवन रक्षक माना जाता है, लेकिन राजस्थान में पीएम केयर फंड के तहत मिले 1900 में से 1500 से ज्यादा वेंटिलेटर तो काम ही नहीं आ पाए। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर मचे त्राहिमाम के दौरान भी ये संक्रमितों की जान बचाने में या तो काम ही नहीं आए या अटक अटक कर चलते रहे। राजस्थान पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि इनमें से अब तक 350 से 500 वेंटिलेटर ही उपयोगी हो सके हैं। उनका नियमित रखरखाव और मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में ही 18,000 तक नए संक्रमित मिले, लेकिन राज्य में सैकड़ों वेंटिलेटर अनुपयोगी पड़े रहे। वेंटिलेटरों की मारामारी के बीच मरीज सांसों के लिए जूझते रहे, परिजन भटकते रहे। किसी ने सिफारिश लगवाई, कोई निराश होकर भगवान के भरोसे घर लौट गया। कई मरीजों की तो जान चली गई। वेंटिलेटर देने वाली कंपनी का ये हाल। 1500 वेंटिलेटर की आपूर्ति भारत इलेक्ट्रिकल्स ने की। 400 वेंटिलेटर की आपूर्ति की अगवा ने। 1500 वेंटिलेटर वाली कंपनी ने रखरखाव के लिए दूसरी कंपनी को सबलेट कर दिया। 5 इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अनुभव नहीं। चिकित्सा विभाग सीनियर इंजीनियरों की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक नहीं मिले हैं। वेंटिलेटर के स्पेयर पार्ट्स और स्टॉक की समस्या भी आ रही है। कई वेंटिलेटर में सेंसर, प्रेशर दबाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटरों में से कई जगह इन्हें इंस्टॉल ही नहीं किया गया। अधिकतर जगह इनमें सॉफ्टवेयर, प्रेशर ड्रॉप, कुछ समय बाद अपने आप बंद होने जैसी शिकायतें मिलती रहीं। इस दौरान विशेषज्ञों का कहना था कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखने पर बहुत सचेत रहना पड़ता है। वेंटिलेटर 2-3 घंटे में अपने आप बंद हो जाते हैं। कई बार ऑक्सीजन प्रेशर डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि मरीज को कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसी स्थिति पहले पड़े रहे, फिर लगाए तो प्रशिक्षण तक नहीं दिया। ब्यावर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से 30 वेंटिलेटर मिले,
जिन्हें पहले एक कमरे में रख दिया गया, अब वार्डों में रख तो दिया लेकिन संचालन नहीं हो रहा। कुछ नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि आधुनिक तकनीकी वाले वेंटिलेटर के संचालन की ट्रेनिंग तक नहीं दी। हालांकि नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा का दावा है कि वेंटिलेटर विभिन्न वार्डों में उपयोग में आ रहे हैं। जयपुर एसएमएस और आरयूएचएस अस्पताल में 155 वेंटिलेटर मिले हैं। सभी लगाए जा चुके हैं, लेकिन आए दिन इंजीनियरों की जरूरत पड़ रही है। अजमेर जिले में 44 वेंटिलेटर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। सेंसर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, कंप्रेशर, सेंटर, एसेसरीज से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं। करौली सामान्य चिकित्सालय में 16, हिंडौन में 6 वेंटिलेटर है। करौली में 6 खराब है। पीएम केयर वाले वेंटिलेटर चालू हालत में है, लेकिन इनके मॉनिटर नहीं है। भीलवाड़ा 35 में से 2 वेंटिलेटर खराब हैं। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय को गत वर्ष 18 वेंटिलेटर मिले, जिनमें से 8 चालू हालत में है। तकनीकी खराबी से 10 बंद है। पूरे मामले में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर में से कई काम नहीं आ पा रहे हैं। राजनीतिक आरोप लगाया जाता है कि हम इन्हें काम में नहीं ले रहे, जबकि इनमें तकनीकी समस्या आ रही है। इस बारे में केंद्र को कई बार बता चुके हैं। वहीं आरयूएचएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह की माने तो वेंटिलेटरों में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इंजीनियरों को बुलाकर इनका समाधान करा रहे हैं। उधर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि सेंसर सहित अन्य कुछ तकनीकी समस्याएं आती हैं। इंजीनियरों को बुलाकर उनका समाधान कराना पड़ता है। वेंटिलेटर एक तरफ का मेडिकल डिवाइस है, जो संक्रमित फेफड़ों के कमजोर होने पर उसे जरूरी ऑक्सीजन देकर काम करने की स्थिति में बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह जी शेखावत हैं, हमारे साथ कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार, जोधपुर से सुरेश व्यास जी और जयपुर से अनंत मिश्र जी इस चर्चा में भाग लेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले अशोक सिंह शेखावत जी के पास जाएंगे। अशोक जी, पीएम केयर्स फंड से ये वेंटिलेटर खरीदे गए और राज्य सरकार लगातार ये कह रही है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भी बोले थे